हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ बेसिक। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप लोग जुड़िए मेरे चैनल से। और आज मैं आप लोगों को शब्द विचार के बारे में बताने जा रही हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने वाक्य विचार के बारे में बताया है। आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए। और आगे आज मैं शब्द विचार के बारे में बताऊँगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज मैं शब्द विचार के बारे में पढ़ाऊंगी। शब्द विचार क्या होता है, पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है। पहला खंड था वाक्य विचार और दूसरा खंड है शब्द विचार, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। शब्द को कैसे जाना जाता है, शब्द को कैसे समझा जाता है, शब्द को कैसे पढ़ा जाता है, इन सब बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग संधि विच्छेद और परिभाषा, रूपांतरण, निर्माण आदि के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालेंगे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग शब्द के बारे में पढ़ते हैं। शब्द की परिभाषा। शब्द दो अक्षरों के मिलने से एक शब्द का निर्माण होता है। जब दो अक्षर हम लोग एक साथ रखते हैं तो एक शब्द की उत्पत्ति होती है। तो फ्रेंड्स, जब हम मान लीजिए अगर मैं क लिखूं तो इसका केवल क का कोई महत्व नहीं होता है। क मतलब क ही होता है। और इसको हम लोग किसी शब्द में इसको हम नहीं यूज़ कर सकते जब तक इसके साथ कुछ और न जोड़ दिया जाए। यानी दो शब्दों के सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं, या दो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ऐसा न हो कि दो शब्दों का मेल कर दिया लेकिन उसका कोई अर्थ न निकला, उसका कोई मतलब न निकला, तो वो शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। शब्द वो चीज़ है जिसका दो वर्णों के मेल से वो बनता है और उसके बाद उसका कोई न कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, सही अर्थ निकलता हो, सही मतलब निकलता हो, उसे हम लोग शब्द के अंतर्गत रखते हैं। तो शब्द की परिभाषा आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई न कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की, पुस्तक, बिल्ली, बंदर, आज, कल, जिन जिन शब्दों को मैं बोल रही हूँ उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। इन्हीं शब्दों को हम शब्द की परिभाषा के अंतर्गत लाते हैं जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो। ठीक है, तो शब्द की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे कि शब्द दो अक्षरों के मेल से बनता है और उसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। बिना अर्थ के वो शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ निकलता हो उसे हम लोग शब्द के अंतर्गत रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द विचार का वर्गीकरण। शब्द विचार का वर्गीकरण हम लोग किस आधार पर करते हैं, कितने रूपों में करते हैं, कितने प्रकार से करते हैं, आज उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अर्थ के आधार पर शब्द विचार का वर्गीकरण सबसे पहले अर्थ के आधार पर हम लोग देखेंगे, फिर बनावट या रचना के आधार पर, उसके बाद प्रयोग के आधार पर, उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर। यानी इन चारों आधार पे हम शब्द को रख कर देखेंगे उसका वर्गीकरण। ठीक है, चलिए। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। जो अर्थ निकलता है उसके आधार पर शब्द के भेद क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। तो हम इन दोनों के बारे में भी पहले जानेंगे। सबसे पहले अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। इन दोनों भेदों का नाम क्या है? सार्थक और निरर्थक। तो सबसे पहले हम लोग सार्थक के बारे में। वर्णों से मिलकर बनता है, उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, वो शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो शब्द के अंतर्गत वो शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गुलाब, आदमी, विषय, और जैसे शोभा, पुस्तक, घर, मकान, गिलास,
ये सारी चीज़ें सार्थक शब्द के अंतर्गत आती हैं, जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। बिना अर्थ के सार्थक शब्द नहीं होता है। तो आप लोग सब लोग ध्यान दें कि वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निरर्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो। जो शब्द अर्थहीन हों निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थहीन मतलब जिसका कुछ अर्थ न निकले, तो वो शब्द निरर्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं पानी वानी, तो वानी का कोई मतलब नहीं होता है। ये यूज हम लोग भले करते हैं पानी वानी, दाना वाना, खाना वाना, और क्या बोलते हैं देना वेना, मुक्का उक्का, चाय वाय, इन जितने भी शब्द हैं इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। लेकिन जिसका अर्थ निकलता है वो शब्द क्या होते हैं, वो शब्द सार्थक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो पहले हम लोग रूढ़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों को पहले मैं रूढ़ के बारे में बता देती हूँ। रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक हो जाते हैं। जैसे जल, यहाँ पे दिया हुआ है जल, लेकिन अभी ये जुड़े हुए हैं तो इनका अर्थ निकल रहा है, लेकिन जब इसको अलग कर दिया जाए, ज को अलग और ल को, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसीलिए वे शब्द जो जुड़े रहते हैं तो उनका अर्थ निकलता है, लेकिन अगर उन्हें अलग कर दिया जाए तो वो शब्द निरर्थक हो जाते हैं, महत्वहीन हो जाते हैं। उन्हीं को हम लोग रूढ़ शब्द के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द, वे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं, जैसे स्वदेश, देवालय, कुपुत्र, दशानन। ये सारे शब्द जो हैं ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई न कोई अर्थ अलग होने के बाद भी होता है। जैसे दशानन, दशानन को अगर हम लोग अलग कर दें तो 10 आनन, यानी 10 आनन माने मुख वाला, यानी 10 को अलग कर दें और आनन को अलग कर दें तो इसका अर्थ निकला 10 मुख वाला। यानी वे शब्द जिनको अलग करने पर भी उसका महत्व बना रहता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका एक रहने पे महत्व होता है, अर्थ होता है, बट वो अगर अलग कर दिए जाए तो उसका महत्व ख़त्म हो जाता है, वो निरर्थक हो जाते हैं। लेकिन यौगिक शब्द का है वो जुड़े हुए रहते हैं तो उनका महत्व तो रहता ही रहता है, लेकिन अगर उन्हें खंड में कर दिया जाए तो भी उनका महत्व बरकरार रहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों के योग से बने हों। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण, पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल आदि। तो यहाँ पे देखिए वो शब्द जिनका माने जो शब्द 2 शब्दों के योग से मिलकर बनते हों और फिर उनका अर्थ अलग, एक और अलग अर्थ निकलता हो। जैसे ये पंकज, पंकज मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। और फिर दशानन मैंने आगे आप लोगों को बताया है, मैंने अलग अलग भेदों में भी बताया है और इसका योग रूढ़ में भी आएगा कि इसका एक और नाम भी है। दशानन मतलब 10 मुख वाला अर्थात रावण। यहाँ पे तीसरा भी इसका एक अर्थ है। मैंने वहाँ पे यौगिक में बताया दशानन यानी 10 मुख वाला, इसको अलग करने पे
दश का अलग महत्व, आनन का अलग महत्व, लेकिन उसी को योग ऋण में लाने पर इसका 3 अर्थ निकलता है। यानी वे शब्द जिसका विशेष अर्थ का बोध कराते हों, विशेष अर्थ को बताते हों, वो योग ऋण के अंतर्गत आता है। ऐसे शब्द बहुवीर्य समास के अंतर्गत बहुत पाए जाते हैं, जैसे नीलकंठ, नीलकमल, चतुरानन, गजानन, ये सब शब्द ऐसे शब्द हैं जो योग ऋण में आते हैं और बहुवीर्य समास के अंतर्गत भी आते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द के बारे में पहले जानेंगे। विकारी शब्द पहले सुनिए। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का लड़की, पढ़ना पढ़ती, पढ़ता है पढ़ती है, सोता है सोती है, मतलब उसके लिंग और उसके वचन में और उसके कारक में ये क्या परिवर्तन होता है, तो उसको हम लोग विकारी शब्द के अंतर्गत रखते हैं। जैसे उसमें परिवर्तन हो जाए, जैसे अब मैं कहूँ कि राम खाता है, सीता खाती है, तो राम खाता है में खाता है उसका लिंग वचन कारक बदला, और सीता खाती है में उसका लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हुआ। यानी जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो, वे शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे बच्चा पढ़ता है, बच्ची पढ़ती है, बच्चा सोता है, बच्चे सोते हैं, बच्चा सोता है, बच्चे को सोने दो। यानी इसमें इतने परिवर्तन आए। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, बच्चा शब्द है, यह लिंग वचन एवं कारक के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, अतः यह विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आप लोग ये जान चुके होंगे कि विकारी शब्द क्या होता है। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, वो शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने इतना जाना, और आप लोग इनको अपने इसका नोट करते रहिएगा। इसको कॉपी पे आप लोग नोट करेंगे, अपना नोट खुद का बनाएंगे, तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो इन सब चीज़ों को जो मैंने पीछे पढ़ाया है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग एक नोटबुक बनाइए, जिससे आप लोगों को इसमें बहुत सारी हेल्प। वैसे मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूँगी, उसका लिंक भी है नीचे, आप लोग उसको ले लीजिएगा। तो इसको सारे कंटेंट को मैं यहाँ पर ऐसा चाहूँगी कि आप लोग खुद का अपना नोट बनाएं और अपने तरीके से इसको समझ के लिखें। मेरे बोलने के आधार पे मैं जो बोल रही हूँ, उससे भी आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। आप लोग इसको समझेंगे, सुनेंगे और कॉपी पे इसको लिखते जाएंगे, तो इससे आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विकारी शब्द के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। वे शब्द लिंग कारक और वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, और वो विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब हम देख लेते हैं अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिसको कहीं से भी परिवर्तन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, वो अपने जैसे हैं वैसे ही यूज़ किए जाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम जानते हैं किंतु जैसे शब्द लिंग कारक आदि बदलने पर भी अपरिवर्तित होते रहेंगे, अतः ये उदाहरण अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। जैसे कि धीरे, किंतु, परंतु, तथा, तेज, अधिक, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो किसके अंतर्गत आते हैं? अविकारी शब्द के अंतर्गत। विकारी शब्द के अंतर्गत लिंग वचन कारक के में परिवर्तन होता है। विकारी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसे हैं वैसे ही यूज़ किए जाते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अब हम लोग इस कंटेंट पर आते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये चारों आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में।
जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तत्सम शब्द, तत् मतलब क्या होता है उसके, और सम मतलब क्या होता है समान, यानी उसके समान, यानी ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई हो और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे हैं। ऐसे शब्द जिनका उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुआ है और वो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, पुष्प संस्कृत शब्द है, उसे हम लोग हिंदी में भी लिख लेते हैं। पुस्तक, ये संस्कृत शब्द है जिसे हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं। पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, नदी, फल, अग्नि, पुस्तक इत्यादि। यानी ये वैसे शब्द हैं जिनका मतलब संस्कृत में संस्कृत में ये हैं और इनको हम लोग हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिखते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए हैं, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, तद्भव शब्द तत्सम में संस्कृत भाषा है और वो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है लेकिन उसको चेंज करके हम लोग हिंदी में ले लेते हैं, तो उसको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, ये संस्कृत भाषा है लेकिन इसको हम लोग हिंदी में दूध कहते हैं, तो इसको हमने संस्कृत से कन्वर्ट करके हिंदी में ले करके अपना मतलब लिखने पढ़ने के आधार पे प्रयोग किया जाता है। अग्नि, ये संस्कृत शब्द है, इसको हम लोग आग हिंदी में उसको चेंज करके लाते हैं। कार्य, काम, कर्पूर, कपूर, हस्त, हाथ, तो इन शब्दों का प्रयोग हम लोग संस्कृत से बदलकर हिंदी में लिख देते हैं, तो इसे तद्भव शब्द कहते हैं। अब आते हैं देशज शब्द पर। ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चम्मच, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना, खिचड़ी आदि, यानी ये देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए सभी उदाहरण भारत की ही विभिन्न स्थानीय बोलियों में से क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं। ये अब हिंदी में आ गए हैं, अतः यह देशज शब्द कहलाएंगे। ये जो शब्द हैं ये सब बोलियों के आधार पर चेंज हुए हैं, तो इन्हें देशज शब्द के अंतर्गत लाया जाता है। विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। मुख्यतः यह विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन से हुआ है, यानी ज़्यादातर हम लोग विदेशी जो भी पर्यटक आते हैं उन लोगों से मिलते जुलते बोलते, ये सारे शब्द हम लोगों के जीवन में आते गए हैं, जिसको हम लोग अपने लाइफ में ढालते चले गए हैं। ये शब्द उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से आए हैं। विदेशी शब्दों के उदाहरण, कॉलेज, ये विदेशी शब्द है, इसको हम लोग आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। पेंसिल, ये भी विदेशी है। रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, ये सारे शब्द विदेशी हैं, लेकिन इनको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हमेशा प्रयोग करते रहते हैं। अब आते हैं, अभी आप लोगों ने विदेशी के बारे में पढ़ा, फिर अंग्रेजी भाषा के बारे में पढ़ा और फिर अब फारसी। अनार, ये फारसी भाषा है। चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर आदि, यानी ये सारे शब्द फारसी हैं। तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े।
यहाँ पे अरबी शब्द, कुछ अरबी शब्द के बारे में भी जान लेते हैं कि ये शब्द अरबी हैं। औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फ़कीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब, ये अरबी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तुर्की, तुर्की कौन कौन से शब्द होते हैं? कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर इत्यादि, ये शब्द तुर्की शब्द के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पुर्तगाली शब्द कुछ पढ़ लेते हैं। अचार, आलपिन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कमीज आदि, ये पुर्तगाली शब्द के अंतर्गत आते हैं। फ्रांसीसी शब्द पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि, ये फ्रांसीसी शब्द के अंतर्गत आते हैं। चीनी शब्द तूफ़ान, लीची, चाय, पटाखा आदि। यानी आप लोगों ने पढ़ा ये सारे शब्द किस किस भाषा के अंतर्गत आते हैं? यूनानी भाषा। टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा, ये सब यूनानी भाषा, और जापानी रिक्शा। ठीक है, तो आप सब लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो मैंने आप लोगों को सारे शब्द विचार के सारे टॉपिक को समझा दिया है। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को, अगर आप लोग इसका नोट बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप सब के बारे में डिटेल से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, और पढ़ लेंगे, इसको लिख लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा हेल्प मिलेगी। शब्द की परिभाषा, शब्द का वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, रचना बनावट के आधार पर, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्दों का भेद, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, और तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, और बाकी सारी भाषाओं के बारे में मैंने थोड़े बहुत जो भी मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, मैंने वो सारे कंटेंट्स आपके पास रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।